Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. Today in this lecture we are going to start our new topic, that is transportation in plants as well as in human beings. So we have already done with digestion and nutrition and respiration in last lectures. You can go for the links given in description box. So let's start today's lecture. See, transportation एक normally अगर हम बात करें तो एक डे टू डे लाइफ में हम मतलब समझते हैं किसी एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ठीक है, ट्रैवल करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, उसी चीज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर घर का सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो किस चीज़ के थ्रू लेके जाते हैं, किसी मीडियम के थ्रू, या तो रोडवेज या तो एयरवेज, इन सब के थ्रू हम किसी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जब किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और हम जो मीडियम की बात कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में है ब्लड। और किन किन चीज़ों का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हर एक सेल को चाहिए। तो हर एक सेल तक वो चीज़ पहुंचेगी किस चीज़ के थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और कौन सा मीडियम उसको लेके जाएगा? तो वो है ब्लड, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि बॉडी में सब चीज़ें सर्कुलेट करानी है। तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपका वो एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हार्ट एक्चुअली करता क्या है। हार्ट कोई आपका प्यूरिफिकेशन सेंटर नहीं है, यहाँ पे कहीं भी ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, हार्ट को पंप कर रहा है, और उस पंप की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हेल्प कर रहा है उस ब्लड को लंग्स तक पहुँचाने में। और लंग क्या है? लंग तो प्यूरिफिकेशन सेंटर है। तो लंग्स तक वो ब्लड लेके जाता है हार्ट थ्रू पंपिंग, एंड देन वो वापस जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हार्ट तक आता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है, और फाइनली वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम अभी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो जिस वेन के थ्रू आ रहा है हम उसको बोलते हैं वेना कावा। वो है ये वेना कावा। ये क्या कर रही है? ये पूरी बॉडी से हमारे ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। ये अगर देखो बॉडी से तो पूरी बॉडी, होल बॉडी, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हर पार्ट से ब्लड लेके आएगी। कैसा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि सेल्स में क्या हुआ है? रेस्पिरेशन में क्या रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर हो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी? वेना कावा। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। इसको हम लार्जेस्ट वेन बोलते हैं, क्योंकि खुद ही सोचो, जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचा रही है तो वो कितनी मतलब लार्जेस्ट तो होगी ही। तो ऐसा ब्लड जो हमारे हार्ट के नीचे वाले पार्ट से आता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और जो हमारे हार्ट से ऊपर से ब्लड लेके आता है, ब्रेन से, हैंड से, इन सब से जो ब्लड लेके आता है उनको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारे हार्ट से नीचे वाले पार्ट से लेके आता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो ये क्या है? हमारी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो हमारे हार्ट से ऊपर लेके आ रही है उसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब हमारी बॉडी से कलेक्ट होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया है? हार्ट में। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जब हम अपनी किसी बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो हम अपनी बॉडी को इस तरीके से प्लेस करते हैं, और इस तरीके से मतलब बैक साइड से की तरफ से इसको प्लेस नहीं करते हैं। हमें ऐसे सोचना है कि हमारी बॉडी ऐसे फ्रंट में है। तो जब हम अपने हार्ट की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये वाला। तो मार्क कर लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, ठीक है, एट्रियम भी बोलते हैं। नीचे वाले जो चैम्बर होता है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। जो ये वाला होता है लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल में लिख देती हूँ। दिस इज राइट एंड लेफ्ट, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गई बात। अब इन चैम्बर्स को डिवाइड कौन करता है आपस में? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है? तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो हमारे हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम।
ये हमारे दोनों जो चैम्बर्स हैं उनको बाइफरकेट कर रहा है, आपस में डिवाइड कर रहा है और दोनों का जो ब्लड है वो आपस में मिलने नहीं दे रहा है। देन इसके बाद हमने कहाँ तक बात कर ली थी, हमारा जो ब्लड था वो वेना कावा से, बॉडी के हार्ट के नीचे वाले पार्ट से आया, इंफीरियर वेना कावा से, यहाँ से आया सुपीरियर वेना कावा से। कैसा ब्लड है ये? CO2 वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंडरस्टूड? हमारी बॉडी से कलेक्ट कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये आया आपके यहाँ पे राइट ऑरिकल से, ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब देखो कोई चीज़ राइट वेंट्रिकल में आई, कैसे आई? देखो जब यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से आया तो ये वाला चैम्बर हो गया था उस टाइम रिलैक्स, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया था, तो और ये वाला जो चैम्बर था ये था कॉन्ट्रैक्टेड। जब इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाला जो चैम्बर है ये आपका खुल गया, ठीक है? ये जो आपका चैम्बर है ये यहाँ पे खुल गया और फाइनली यहाँ पे आ गया ब्लड, ठीक है? और ये जो ब्लड है ये वापस से ऑरिकल में ना चला जाए इसके लिए यहाँ पे होते हैं ये वॉल्व्स। ये वॉल्व्स क्या करते हैं? ये प्रिवेंट, ये जो वॉल्व्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो ना कर जाए, मतलब इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये आपके ब्लड को वापस से ऑरिकल में जाने से रोकते हैं। अब आपका ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी हमने क्या देखा, ये रिलैक्स था, ये कॉन्ट्रैक्टेड था, तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बढ़ गया, इसमें सारा का सारा ब्लड आ गया। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहां से चला जाएगा अब लंग्स की तरफ। यहां है मान लो लंग्स, ठीक है? ये चला गया अब ब्लड लंग्स की तरफ, ठीक है? लंग्स में क्या हुआ? लंग्स का काम क्या है? ये तो प्यूरिफिकेशन सेंटर है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज कर देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कैसे? एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है? अब यहां से क्या होगा? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कर दिया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है? अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या हुआ? जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया तो लेफ्ट ऑरिकल क्या हो गया? रिलैक्स, पूरा का पूरा ब्लड भर गया इसके अंदर। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा का सारा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए इसलिए यहाँ पे वॉल्स हैं, ये फिर इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। वो इंश्योर करेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन रहे, ठीक है? इसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारे चले जाएगा बॉडी पार्ट्स तक। अब सुनो, सबसे पहले क्या हुआ? वेना कावा से ब्लड आया, राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट ऑरिकल सबसे पहले रिलैक्स हो गया जैसे ही ब्लड सुपर वेना कावा से आया। वेना कावा से आया, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स कर गया, सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। फिर राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो सारा का सारा ब्लड आ गया यहाँ। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जो चीज़ जैसे जो चीज़ हार्ट से रिलेटेड होती है और जो डॉक्टर्स हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को या डिजीज़ेस को या प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या डिजीज़ेस को डील करते हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है? तो ये वाली जो आपकी, देखो सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है? दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो वेन और एक आर्टरी। वेन क्या कर रही है? वेन हमेशा ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही है, ठीक है? वेन्स क्या कर रही हैं? टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है, टुवर्ड्स द हार्ट। और आर्टरी क्या करती है? हार्ट से लेके जाती है ब्लड। आर्टरीज क्या करती है? अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब जैसे ही हम वेन की बात करेंगे तो वेन क्या करेगा? वेन हार्ट तक ब्लड लेके आएगा। कैसा ब्लड लेके आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। और आर्टरीज क्या करेंगी? आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देंगी, मतलब ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि वेन ने क्या किया, वेन हार्ट तक ब्लड लेके आई, इसका नाम था वेना कावा, जो लार्जेस्ट वेन थी। फिर इसके बाद राइट ऑरिकल, देन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद जो ब्लड गया, ये गया लंग्स तक। तो लंग्स से रिलेटेड सारी चीज़ों में पल्मोनरी तो जुड़ ही जाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी। और इसको ये क्योंकि हार्ट को दूर लेके जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है इसलिए पल्मोनरी, और ये आर्टरी मतलब हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है। कहाँ तक लेके जा रहा है? लंग्स तक लेके जा रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आर्टरी। अब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वापस से कहाँ पे आएगा? जो चीज़ हार्ट तक लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? वेन। और क्योंकि ये लंग्स से लेके आ रही है तो पल्मोनरी जुड़ेगा, तो क्या हो जाती है ये, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है। देन जो हमने वेन के बारे में पढ़ा वो क्या पढ़ा कि यूजुअली कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ये ब्लड क्या कर रही है, बॉडी से लेके आती है वेन और हार्ट तक लेके आती है। बट इसीलिए पल्मोनरी वेन क्या है, एक एक्सेप्शन है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, वैसे पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, लंग्स क्या है, प्योरिफिकेशन सेंटर है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज कर दे रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वो लंग्स से लेके आ रही है हार्ट तक, और कोई भी चीज़ हार्ट तक लेके आती है तो वो क्या है, वेन है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और इट इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है। देन ये जो ब्लड है इसके बाद लेफ्ट एट्रियम, इसलिए आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, तो कहाँ करता है? लेफ्ट एट्रियम में। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो राइट एट्रियम में एंटर करता है। कौन लाता है? तो वेना कावा लाती है। ठीक है। इसके बाद ये ब्लड आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के जो यहाँ की कार्डियक मसल, ये सारी क्या है, ये सब कार्डियक मसल है। यहाँ की कार्डियक मसल ज़्यादा मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल अपने आप को पंप करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, और ये इसके थ्रू, इस चीज़ के थ्रू, ये वाली जो है आर्टरी, जिसको बोलते हैं एओर्टा, एओर्टा, ये एओर्टा से क्या होगा, सारा का सारा ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। ठीक है। एओर्टा में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्डियक, देख रहे हो आप कंपैरेटिवली क्या है, यहाँ के जो मसल्स हैं ये कार्डियक मसल्स हैं, इनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है, ये किसकी चीज़ की वजह से हो रहा है? बेसिकली ये जो मसल्स हैं ये उसको हेल्प कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो जब ये कार्डियक मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सारा का सारा जो ब्लड है वो एओर्टा, इसको हम बोलते हैं एओर्टा, ये एओर्टा के थ्रू चला जाता है बॉडी पार्ट्स तक। अब ये क्या होगी, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्टरी होगी। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। जैसे कि सुपर वेना कावा क्या कर रही थी, या वेना कावा क्या कर रही थी, वो सारा का सारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक पहुंचा रही थी, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेन थी, सबसे बड़ी वेन थी। वैसे ही एओर्टा क्या कर रही है, हार्ट से पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आर्टरी में हो गया। तो प्रेशर की बात कर लेते हैं कि बीपी मशीन और ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है। देखो, दो हमारे जो यूजुअली हम लोग साउंड जो हार्ट की बेसिकली साउंड है, जो रिदम है वो है लब डब। ये जो धक धक वर्ड सुनते हैं एक्चुअली में ये धक धक नहीं होता है, ये क्या होता है, लब डब। और ये लब डब की साउंड कैसे क्रिएट होती है ये देख लेते हैं। देखो इस तरीके से, देखो हमारे चार है ना हमारे चैम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये है इस तरीके से। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये दोनों रिलैक्स करते हैं, ये दोनों चैम्बर्स, जब राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आपस में रिलैक्स करते हैं, तो ये क्रिएट करते हैं साउंड लब। अब इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला जो होता है, ये हमारा है राइट ऑरिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। जब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये रिलैक्स करते हैं तो साउंड आती है डब। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये दोनों चीजें आपस में क्या रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तब, और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जब आपस में रिलैक्स करेंगी तो आएगी साउंड लब। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट, जब ये दोनों चैम्बर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों चैम्बर्स रिलैक्स करेंगे तो साउंड आएगी डब। ठीक है, ये रिदमिक साउंड देखो, ये सबसे ज़्यादा जो प्रेशर की हम बात करते हैं, हम नॉर्मल प्रेशर अपना बोलते हैं क्या, 120 mm और 80 mm। ये आपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर सुना होगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक्चुअली में है क्या, देखो अगर ये जो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, सारा का सारा ब्लड एओर्टा से ऊपर जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल, और उस प्रेशर जो प्रेशर डेवलप हुआ उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, इस टाइम प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। क्यों प्रेशर हाई क्यों रहेगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा का सारा ब्लड पहुंचा दिया एओर्टा में। ठीक है, तो ये इस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेशर हाई रहेगा। अब क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कर देता है रिलैक्स खुद को, तो अब प्रेशर क्या है, अब प्रेशर कम नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर हाई, सारा का सारा ब्लड एओर्टा। अब जब ये रिलैक्स करेगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल। और इस जो प्रेशर, ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो हाई प्रेशर था तो सिस्टोलिक प्रेशर, तो बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने प्रेशर पढ़ लिया, आपने रिदमिक साउंड पढ़ ली, जो क्या है लब डब है। लब कब होगी, जब ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और डब साउंड कब होगी, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों रिलैक्स करेंगे और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद हमने प्रेशर की भी बात कर ली। अब कौन सा ये डिवाइस कौन सा यूज़ होता है जो ये बीपी चेक करता है, कौन सा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उस डिवाइस का, इधर लिख देती हूँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का क्या होता है, दिस इज द डिवाइस दैट वी यूज टू चेक द बीपी। ओके, अब हमने जो हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ा है उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा फटाफट करेंगे इसको। नीचे है बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहा है ब्लड, और इसमें रिलेटेड है लंग्स। ठीक है, लंग्स। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट ऑरिकल में। कैसा, CO2 वाला ब्लड। कौन लेके आ रहा है, वेना कावा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वेन। इसके बाद ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड, लंग्स। क्यों, कैसा ब्लड गया, CO2 वाला ब्लड। क्यों गया, ताकि ब्लड प्यूरिफाई हो सके। कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बल्कि जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी कौन सा ब्लड करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड हो गया प्यूरिफाई, ब्लड प्यूरिफाई होके आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्यों, क्योंकि ये पल्मोनरी क्यों, क्योंकि लंग से रिलेटेड है, और क्योंकि ये ब्लड हार्ट तक लेके आ रही है। ये भी क्या कर रही थी, वेन, ये हार्ट तक लेके आ रही थी इसलिए ये वेन थी। वैसे ही ये लंग से ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेन। अब फिर इसके बाद ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आ जाएगा बॉडी पार्ट्स तक। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सी आर्टरी है, एओर्टा।
This is the largest artery. Largest vein is vena cava, largest artery, largest vein, largest artery. बाकी ये दोनों एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे हार्ट तक ब्लड 2 बार आया है। कैसे? एक बार बॉडी पार्ट से गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक बार लंग से गया यहाँ से यहाँ तक। तो हार्ट में 2 बार ब्लड आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्क्यूलेशन क्यों बोला? समझ में आ गया? क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आया है, एक बार बॉडी पार्ट से, एक बार लंग से। जो फिशेस होती हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता, क्यों? सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर गिल्स होती हैं वो हार्ट से अटैच्ड होती हैं, उनको कहीं और से ब्लड लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो अगर थोड़ी डिस्टेंस पे होती तो वहाँ से ब्लड कैरी करता, गिल्स प्योरीफाई करके देती, बट वो तो हार्ट से अटैच्ड है, तो वहाँ पे उनको मतलब डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्योंकि वहाँ पे भी जो हार्ट है उसके अंदर सिर्फ ब्लड एक बार आता है। क्योंकि लंग्स, मतलब जो लंग्स का काम है वो कौन कर रहा है? वहाँ पे गिल्स कर रहे हैं, तो गिल्स तो हार्ट से अटैच्ड है, तो कहीं मतलब हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड आ रहा है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन। अब हम समझते हैं कि आर्टरीज और वेन बेसिकली होती क्या है। एक डिफरेंस समझ लेते हैं आर्टरीज का यहाँ पे आर्टरीज का यहाँ पे और वेन्स का यहाँ पे, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज ऑलवेज कैसा ब्लड कैरी करेंगी? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और ये हमेशा ब्लड को लेके जाएगी अवे फ्रॉम हार्ट, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इसीलिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी अवे फ्रॉम हार्ट। बट एक एक्सेप्शन है, कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन। अब वेन की बात कर लेते हैं। वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हमेशा ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, टेक्स ब्लड towards the heart, but here is the one exception, that is pulmonary vein। देखो आर्टरी के अंदर क्या होता है? आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड एओर्टा, क्योंकि ये लार्जेस्ट आर्टरी है, तो सारा का सारा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है। हार्ट जो ब्लड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो आर्टरी होती है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? एक तो थिक होती है एंड इलास्टिक होती है ये बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर इलास्टिक नहीं रहेगी, थिक नहीं रहेगी, तो प्रेशर ब्लड का क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर है तो आर्टरी फट सकती है। इसीलिए इसको जो है ये थिक होती है, क्योंकि इसको हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाना है। जो वेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, ये थिन होती हैं एंड लेस इलास्टिक, ये इतनी इलास्टिक नहीं होती, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होंगी। देन जो आर्टरीज हैं ये आपकी बॉडी में डीप सीटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर कैसा है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको तो पूरी बॉडी तक हार्ट पहुंचाना है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने, जो कार्डियक मसल ने उसकी हेल्प करी, तो सारा का सारा ब्लड क्या एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में चला गया, तो एओर्टा में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए ये क्या होती है? पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं ये क्या होती हैं? डीप सीटेड होती हैं। अगर ये डीप सीटेड नहीं होंगी, हमारे अगर ऊपर दिखेंगी, तो हल्का सा भी कट लग जाने से क्या होगा? सारा का सारा ब्लड निकल जाएगा, और उसमें तो ब्लड काफ़ी प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और ब्लड लॉस हो सकता है, इसलिए डीप सीटेड होती हैं। जबकि जो वेन्स हैं वो इतनी डीप सीटेड नहीं होती, ये सुपरफिशियल होती हैं। ये सुपरफिशियल होती हैं, जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स ऊपर से ही दिख जाती हैं, ये सब जो होती हैं, जो दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी क्या है? वेन्स हैं। वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, इसी में बेसिकली आपका इंजेक्शन भी लगता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल हो गया, वेन्स भी समझ में आ गया।
तो वेन्स क्या हो गई, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन समझ लेंगे। देन ये थिक होती है, वो थिन होती है, देन ये डीप सेटेड, वो सुपरफिशियल। ठीक है, अब प्रेशर जो है आर्टरीज में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज में क्या होगा, एक ही जगह जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ क्या करेगी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगी। तो जो आर्टरीज हैं उसमें वॉल्स नहीं होते, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते, जबकि जो वेन्स होती हैं इसमें वॉल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्स क्या मतलब चांसेस है कि ब्लड बैक फ्लो कर जाए, तो वो तो नहीं होना है, इसीलिए वेन्स में होते हैं वॉल्स, ताकि ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअली में देखो, आर्टरी से आया ब्लड बॉडी पार्ट में, अब ये एक्सचेंज बेसिकली कैसे हुआ, अब हम समझ लेते हैं कि आर्टरीज एक्चुअली में क्या होता है। देखो, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, हार्ट से आर्टरी लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे होगा एक्सचेंज, और वेन लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट तक। तो यहाँ पे बेसिकली जो बॉडी पार्ट है, जो सेल है, उसके अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ कैसे। देखो, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना आर्टरी करती है ना वेन करता है, ये कौन करता है, ये थिनेस्ट वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या है, ये थिनेस्ट है, आर्टरी और वेन्स के कंपैरिजन में बहुत थिन है। तो अगर सबसे ज़्यादा हम थिक हमसे कोई पूछे तो कौन है, आर्टरी, उससे कम वेन, और सबसे कम कैपिलरीज। कैपिलरीज सिंगल सेल्ड होती हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, और ये देखो, कैपिलरीज को आप नोटिस करो कि कैपिलरी सिंगल एक ब्रांच आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में यहाँ पे बदल जा रही है, इसलिए हम आर्टरी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, जितना ब्लड ये आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे ट्रिब्यूटरी होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, उस तरीके से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। और वेन क्या कर रही है, उन कैपिलर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को कलेक्ट करके एक वेसल बना दे रही है, एक वेन बना दे रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट। इसको हम इसलिए बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, कैपिलरीज के अंदर। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से किस में चेंज करना है, उसको लो प्रेशर में। अब ये प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम लिम्फ और लिम्फ नोड्स की बात करेंगे। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो थिनेस्ट होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। जो गैसियस का पूरा एक्सचेंज है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है, वो यहाँ कैपिलरीज के अंदर होता है, ना आर्टरी में ना वेन में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है इसको, क्योंकि एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये बेसिकली फ्लूइड है इन नेचर। तो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैरी करता है। तो कैरी ऑक्सीजन, हमने पढ़ा है आरबीसी के बारे में अपनी लास्ट क्लास में भी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड का रेडिश कलर है वो इस हेमोग्लोबिन की वजह से ही है। देन कमिंग टू डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। ये क्या करता है, जैसे ही कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको किल कर देता है, और उसके अगेंस्ट क्या कर देता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना देता है, ताकि अगली बार जब कोई वैसा जर्म हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी को कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, देन कमिंग टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी से क्या होने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है बाहर की तरफ। तो ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो जाए, ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, इसीलिए ये क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है।
जैसे हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड जब बह रहा होता है तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। तो कौन कर रहा है, कौन उसकी हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में ये पूरा फ्लूइड पार्ट है हमारे, क्या नाम है, ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट, जिसमें 90% क्या है, वाटर है और 10% है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए खास नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है और बच्चों का कॉन्सेप्ट इसमें मतलब उतना क्लियर नहीं रहता है, तो ये बस समझ लेते हैं कि लिम्फ एक्चुअली में क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा कि हार्ट है, आर्टरी के थ्रू आया ब्लड, वेन के थ्रू गया, तो ये जो पूरा एक्सचेंज है ये कहाँ हो रहा है, कैपिलरीज में। मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज में जो आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है हाई, वेन्स में प्रेशर होता है कम। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे जाएगा, कोई चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है तो सडनली जाना तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखो, इसकी जो वेन्स है वो थिक है, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा है तो वेन्स जिसकी वॉल्स हैं वो कैसी हैं, थिक हैं। अगर हाई प्रेशर सीधा इस पर पड़ जाएगा तो ये वेन्स तो फट जाएंगी। तो इसीलिए इसको क्या करता है, इस प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या कर रहा है, ये जितना ब्लड यहाँ से आ रहा है, जितना भी ब्लड आ रहा है उसमें से उसको फिल्टर कर रहा है। सबसे पहले जितना ब्लड यहाँ से आया सबको उसने फिल्टर कर दिया, उसमें से क्या क्या बाहर निकाल दिया, प्लाज्मा और WBC बाहर निकाल दी। ठीक है, प्लाज्मा और WBC जो बाहर निकाल दी, प्लाज्मा और WBC बाहर निकालने के बाद जो बच गया वो, अब क्या हो गया, प्लाज्मा और WBC जब बाहर निकल गए तो वैसे ही प्रेशर कम हो गया। अब ये प्रेशर इतना ये बियर वेन्स कर सकती हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली है लिम्फ। ठीक है, जो कैपिलरीज से फिल्टर होने के बाद बच जाता है वो उसी को बोलते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ कहाँ कलेक्ट होता है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच की जगह होती है, जैसे मान लो ये सेल्स हैं तो ये वाली जो स्पेस की जगह, जो इसके बीच वाला स्पेस है ना, इनको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। वो फिल्टर होके कहाँ जाते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, और वो सारे के सारे कलेक्ट होके एक लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठे हो जाते हैं, कि सारे के सारे आके कलेक्ट हो जाएंगे एक लिम्फेटिक वेसल में। वो हमारी जो ऑर्गन्स होती हैं उनके आसपास बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही कोई भी जर्म्स आएंगे तो वैसे ही हमारी जो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगी और अपना काम शुरू कर देंगी उनके अगेंस्ट, उनको किल करने के लिए, उनको इनगल्फ करने के लिए। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज नथिंग, इट इज बेसिकली प्लाज्मा एंड WBC। ठीक है, फिल्टर्ड बाय कैपिलरीज। ठीक है, तो प्रेशर भी कम हो गया। अब वेन्स इसको, क्या नाम है, वेन्स से ये हार्ट तक ब्लड फ्लो हो जाएगा और इसका प्रेशर भी अब कम हो गया है क्योंकि प्लाज्मा और WBC दोनों निकल चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का होता है, देखो, वाटर का, मिनरल्स का, और इसके अलावा होता है फूड का। ये हम पढ़ चुके हैं कि वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर दो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किनका करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और फूड, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, दो प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जाइलम हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। कैसे करता है, तो दो प्रोसेस से करता है। पहला ट्रांसपिरेशन, दूसरा रूट प्रेशर। ठीक है, इन दो प्रोसेस के थ्रू वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब
फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अब हम आज ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हम कैसे करते हैं, देखो ये है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट का मान लो ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है। मान लो कि ये एक इसकी रूट्स है, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है और ये इसकी रूट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ होगा, ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम द लीफ में बेसिकली स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटाज ओपन होते हैं और वाटर का लॉस हो जाता है। ये बेसिकली इसी टाइप का है कि आपने बाहर कपड़े सूखने के लिए सुखाए और आपने थोड़ी देर बाद तो देखा कि जो वाटर है उन सब का वो इवेपोरेट हो गया है और कपड़े सूख गए हैं। तो प्लांट से भी ऐसे ही होता है, प्लांट्स में भी वाटर का लॉस होता है। इसको हम बोलते हैं, एक प्रोसेस का नाम दे दिया है इसको, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, आई मीन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है मान लो टॉप में, वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, ट्रांसपिरेट हो गया, बाहर चला गया, लॉस हो गया उसका। अब वाटर की एक प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज व्हाट, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वो वहाँ अपने आप ही कूद के चला जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह वेकेंट हो गई, ये जगह वेकेंट हुई, तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल था वाटर का वो इसके पास चला गया, इसकी जगह ले ली, अब यहाँ वेकेंट हो गया, फिर नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने ट्राई किया। सिमिलरली इस तरीके से क्या हुआ, जो जगह खाली होती चली गई वो लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल थे उसने फिल कर दी। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हाई कंसेंट्रेशन है, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के पास तो अब जगह कम हो गई, वेकेंट हो गया वो जगह, तो वो उसकी जगह ले लेगा। फिर ऐसे ही ऐसे करके ये पूरा जो प्रोसेस है, फिर यहाँ कम, फिर ये उसको दे देगा, फिर ये सोचेगा अरे इसके पास कम है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट में एक तो मॉलिक्यूल कोई होगा ना जो रह जाएगा, जो रूट है, मान लो ये वाला, इसके पास ये लास्ट वाला पानी कहाँ से लेगा, रूट से। रूट्स में तो क्या होता है, रूट्स में तो पानी होता ही है ना अवेलेबल, तो रूट्स में क्या करेगा, ये लास्ट वाला ले लेगा रूट से पानी। रूट हेयर जो है, रूट हेयर कहाँ से पानी ले लेंगी, रूट से ले लेंगी। अब क्या हो रहा है, ये एक पुल डेवलप हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो कोई चीज़ अगर बार बार वो चीज़ हो रही है तो प्लांट के अंदर एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है। कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है, सक्शन प्रेशर। ये प्रेशर कैसा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी के पुल से क्या होता है, सब चीज नीचे की तरफ जाती है, बट ये क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी एक पुल डेवलप हो रहा है, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सक्शन प्रेशर। ठीक है, इसी की वजह से जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स का जो प्लांट में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल कर रहा है प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है। रूट्स में क्या है, वाटर भी है और एक सेकेंड, वाटर भी है और मिनरल्स। मिनरल्स आपकी एनसीईआरटी में आयंस लिखे हैं तो मैं आई से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, आयंस भी हैं, मिनरल्स भी हैं, अंदर भी आयंस भी हैं, वाटर भी है। बट क्या होता है रूट प्रेशर के प्रोसेस में, प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करके, अपने एटीपी खर्च करके, जो रूट्स हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से आयंस। आयंस एब्जॉर्ब कर लिए, मैं वाटर को बनाती हूँ ब्लैक से, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो सॉइल है, सॉइल में से आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैसे, एक्टिव कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। एक्टिवली मतलब अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। व्हाट इज दिस, एक्टिव absorption of ions।
एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कर रहे हैं, मतलब अपनी एटीपी खर्च करके सॉइल में से ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं आयंस को। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑस्मोसिस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चला जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे आयंस हो गए, बहुत सारे आयंस हो गए, तो वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गए, एक ही दो वाटर मॉलिक्यूल, बाहर तो बहुत वाटर है, सॉइल में तो वाटर है ना, हमने पानी दिया है ना भाई प्लांट को, सॉइल के पास क्या नाम, सॉइल के पास बहुत वाटर है। तो अब अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन हो गई कम, बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन है ज़्यादा, तो वाटर ये सारा क्या करेगा, सारा का सारा मूव कर जाएगा, ये अपने आप कर जाएगा। प्लांट चाहता तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करके एनर्जी खर्च करके वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता था आयंस के साथ साथ, बट जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो क्या समझ रहा है कि पानी तो भाई अपने आप झक मार के पीछे आएगा, तो क्या ज़रूरत है मुझे उस पर एनर्जी खर्च करने की। वो एक ही काम करता है, वो आयंस को एक्टिव एब्जॉर्प्शन करके उनके ऊपर थोड़ा सा एटीपी एनर्जी खर्च करके उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर उनके पीछे पीछे आ जाता है, बस यहाँ से फिर दोनों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर भी समझ में आ गया, ट्रांसपिरेशन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है देखते हैं। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, देखो वाटर एंड मिनरल्स का जो मूवमेंट था वो तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, बट फूड तो ऐसी चीज़ है जो हर एक पार्ट को चाहिए, ठीक है, वो तो हर एक चाहे वो नीचे भी हो सकता है वो पार्ट, वो ऊपर भी पार्ट हो सकता है, तो इसीलिए जो फूड का मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो बार्क है, बार्क है या ऐसे ही बस बन रहा है कुछ ना कुछ, ये मान लो एक ग्रीन पार्ट है, ठीक है, प्लांट का ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट ही बनाता है ना खाना, तो ग्रीन पार्ट एक बना रहा है, ग्रीन पार्ट फूड बनाएगा तो क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, तो यहाँ पे खूब सारा सुक्रोज है, खूब सारा सुक्रोज है, ठीक है। और मान लो ये एक ऐसा, ये है सिंक पार्ट, सिंक बोलते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ों की कमी है, क्या नाम है, बेसिकली सुक्रोज की कमी है, हमें फूड ही पहुँचाना है ना, ठीक है। यहाँ पे ये है ग्रीन पार्ट हमारा, ग्रीन पार्ट, दिस इज नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है। यहाँ हम बना देते हैं जाइलम, ठीक है, ये है आपका फ्लोएम, ठीक है, ठीक है। तो ये सुक्रोज लिख भी देते हैं, जाइलम, जाइलम, और ये है फ्लोएम। ये जाइलम है तो यहाँ पे पानी का तो मूवमेंट हो ही रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, वाटर का मूवमेंट, जाइलम है तो वाटर तो जाएगा ही ना यहाँ से, तो यहाँ पे वाटर लिख दिया, ठीक है। अब ये सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज यहाँ पे खूब ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट तो फूड बनाएगा ही, और फूड बनाएगा तो ये फूड क्या है, बेसिकली यहाँ का सुक्रोज ही है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करेगा और इस सुक्रोज को नियर बाय फ्लोएम तक पहुंचाएगा। क्या करेगा, प्लांट विल स्पेंड इट्स ओन एनर्जी दैट इज एटीपी एंड सेंड द सुक्रोज टू द नियर बाय फ्लोएम, नियर बाय फ्लोएम तक पहुंचा दिया, सुक्रोज आ गया। अब यहाँ पे इसने बहुत सारा सुक्रोज दे दिया इसको, ठीक है, बहुत सारा सुक्रोज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुक्रोज की कंसेंट्रेशन हो गई है, यहाँ पे क्या हुआ, सुक्रोज को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, सुक्रोज की कंसेंट्रेशन हो गई ज़्यादा। अब यहाँ पे पानी नहीं है,
अब इसको बुरा लग जाता है, वाटर की तो क्या आदत है ऑस्मोसिस की, वाटर को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है कि भाई यहाँ पे पानी की कमी क्यों है, पानी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानी को बुरा लग जाता है तो पानी क्या करेगा, सेकेंड प्रोसेस में पानी जंप कर जाएगा और पानी पहुँच जाएगा फ्लोएम में, खूब सारा पानी भी आ जाएगा। ठीक है, पानी तब तक आ जाता है, कब तक, क्योंकि पानी की आदत क्या है, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने की, तो खूब सारा पानी आ जाता है, ठीक ठाक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या हो गया नेक्स्ट प्रोसेस में, सुक्रोज भी ज़्यादा, वाटर भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये हो गया अब हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, अब हाई प्रेशर एरिया होगा तो प्रेशर तो करेगा फ्लो, प्रेशर कहीं रुकता थोड़ी है, प्रेशर क्या करता है, प्रेशर तो फ्लो करता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेगा, ये प्रेशर मूव करेगा और दोनों ही सुक्रोज और वाटर दोनों चीज़ें ही आगे की तरफ मूव करेंगी। ये अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर मूव्स, प्रेशर जब ये मूव करेगा आगे की तरफ तो ये प्रेशर के साथ साथ जो वाटर है ये दोनों चीज़ें अब मूव करेंगी। ठीक है, प्रेशर भी मूव कर रहा है, साथ ही साथ वाटर भी मूव कर रहा है। अब ये प्रेशर, ये वाटर और ये क्या नाम है सुक्रोज, ये दोनों पहुंच जाएंगे यहाँ तक, ये दोनों चीज़ सुक्रोज दे देगा यहाँ पे, सुक्रोज इस तरीके से पहुंच जाएगा जो सिंक वाला है। अब सुक्रोज की भी तो प्रॉपर्टी है ना डिफ्यूजन की, जैसे वाटर की प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सुक्रोज की भी तो है ना डिफ्यूजन करने की, वो भी तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चला जाएगा। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है, फिर वो क्या करेगा, वो हायर कंसंट्रेशन अब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हो जाएगा और सुक्रोज भी पहुँच जाएगा यहाँ तक और पानी फिर वापस से अपना जाइलम में चला जाएगा। ये जो पानी है ये चला जाएगा वापस से जाइलम में। तो पानी ने अपना काम कर लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्टिव एनर्जी, मतलब प्लांट ने अपनी एनर्जी खर्च करी और एक्टिवली उसने सुक्रोज को मूव कर दिया टू द नियर बाय फ्लोएम। देन जाइलम ने क्या, जाइलम को लग जाता है बुरा, पानी को लग जाता है बुरा, क्यों, क्योंकि वो देखता है भाई पानी की ज़रूरत सबको है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी एक प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की वजह से वो पहुंच जाता है यहाँ पे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू, जाइलम में तो हायर कंसेंट्रेशन है ही, जाइलम में तो पानी का ही मूवमेंट हो रहा है ना, तो पानी पहुंच जाता है फ्लोएम में। देन प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जोन बन जाता है, वो हाई प्रेशर क्या करता है, प्रेशर फिर मूव करने लगता है, तो प्रेशर मूव करने लग गया और जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ डिफ्यूजन के थ्रू सुक्रोज खाना पहुँच गया। यही प्रोसेस होता है हमारे प्लांट्स में खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।